नमस्कार छात्रों, आज हम पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर थोड़े से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो अभ्यास प्रश्न उत्तर है पार्ट के अंत में उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखेंगे किसके आंसर क्या हो सकते हैं। मैं एक्चुअली आंसर लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आंसर में क्या हमें लिखना है, क्या किस पे ज़्यादा जोर डालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में औपनिवेशिक शासन के आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी, वो ब्रिटिश सरकार जो नीतियां बनाती थी, तो मेन मोटिव क्या होता था नीतियां बनाने का। मोटिव देखो क्या होता था, मोटिव होता था प्रॉफिट। प्रॉफिट भी किसका ब्रिटिश का, ब्रिटिश का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो मेन तो देखो प्रॉफिट का था। अब नीतियों के क्या थे, उन नीतियों के क्या प्रभाव पड़े। प्रभाव में हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे हमारा कृषि क्षेत्र जो था वो बहुत ज़्यादा डूब गया, और हमारे शिल्पकार जो थे वो बहुत बेरोजगार से हो गए। हमारे उधर की गरीबी ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो उनकी नीतियाँ ऐसी थी ना कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट देती, हमें नुकसान देती। ठीक है ना, तो हमारे नुकसान क्या क्या हुए थे, बहुत सारे नुकसान तुम लिख सकते हो उसमें। हमारे बाज़ार में वस्तुएं ही नहीं रहती थी जिसे हम परचेज कर सकें, क्योंकि सारा कच्चा माल वो ले जाते थे। तो इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं या अपने आंसर में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री के नाम बताइए। प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे, BKRV राव थे आई थिंक, और मुरा देसाई करके थे एक, तो और 2-3 और थे तो वो बुक में है, आप उसमें से नाम देख लीजिए एग्जैक्ट नाम क्या था। थर्ड क्वेश्चन क्या, बुक में एक ही लाइन में, 1-2 लाइन में ही उनके नाम लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक शासन के कृषि की गतिहीनता में मुख्य कारण क्या थे। अब औपनिवेशिक शासन में जो था ना, कि ब्रिटिश शासन में कृषि का जो स्पीड था, कृषि का जो जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए कृषि को ऊपर, वो बहुत धीरे था। तो धीरे के मुख्य कारण क्या थे, क्या रीज़न था कि वो धीरे था। बहुत सारे रीज़न थे, हमने बहुत सारे रीज़न पढ़े भी हैं अपने लेक्चर में, कि सबसे पहले तो नीतियाँ ऐसी थी ना, औपनिवेशिक शासन में ऐसी नीतियाँ बनाई जाती थी कि जिसमें हमारे प्रॉफिट को नहीं देखा जाता था। हमारा हित कैसा भी हो, अंग्रेज़ों का हित होना चाहिए उसमें, अंग्रेज़ों का प्रॉफिट होना चाहिए उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि वो जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा, इसमें क्या होता था कि जो जमींदार होता था वो अधिक से अधिक टैक्स वसूलता था। नहीं उसने टैक्स वसूला तो उसके हाथ से ज़मींदारी जाएगी। तो वो अपनी ज़मींदारी बचाने के लिए क्या करता था, किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलता था। उसके बाद हमने देखा था कि कृषि क्षेत्र में औद्योगिकरण आ गया था। औद्योगिकरण मतलब कि बिजनेस आ गया था। कृषि क्षेत्र में बिजनेस जब आप ला दोगे तो कहीं ना कहीं कृषि बहुत बंद सा जाएगा, कि उसको क्या करना चाहिए खेती क्या नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं आदमी फ्री नहीं था। मैं चाहता हूँ चावल की खेती करूँ, दाल की खेती करूँ, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। मेरे को नील की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि नील की खेती ज़्यादा प्रॉफिट देती थी। अब प्रॉफिट देती थी तो कृषि को थोड़ी देती थी, अंग्रेज़ों को देती थी। अंग्रेज़ों ने हमारे कृषि के ऊपर ना एक बंधक सा बना दिया था कि तुम यही उपजाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उपजाओगे। तो जब आदमी किसी को बांध देता है ना किसी चीज़ से, तो वो बढ़ नहीं पाता आगे। तो वो सीन था कि अब जब अंग्रेज़ों ने बांध दिया है कृषि को, तो वो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। तो कृषि क्षेत्र इसलिए धीरे धीरे फॉल डाउन होने लग गया, नीचे आने लग गया। ठीक है, और भी बहुत सारे लेक्चर में बताए थे, तो ये सारे पॉइंट तुम इसमें डाल सकते हो इसके आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम लिखो। आधुनिक उद्योग क्या थे हमने पढ़ा था, सूती उद्योग था, सूती उद्योग था, और पटसन का था आई थिंक, चीनी का था, कागज़ का था, अरे बहुत सारे थे। चीनी था, कागज़ था, अरे वो टिस्को था, टिस्को TISCO, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, बीच में एक एंड है, एंड कंपनी। ये कब था, 1907 में था। ठीक है, तो एक इसका तो जिक्र कर ही देना। बाकी सारे चीनी और कागज़ और इस्पात का, ये सारी चीज़ों का जिक्र भी करना ही है। मेन थोड़ा ये है कि इसका जिक्र, और ये सन लिखोगे ना तो आंसर को थोड़ा सा एक वैल्यू मिलेगी आंसर को, तो ये थोड़ा सन भी लिख देना इसमें। और एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन जिस हिसाब से आ रहा है ना,
मतलब कि क्वेश्चन में क्या चीज़ कितना पूछा गया है। कि अगर ये 1 नंबर का पूछा है तो तुम उस हिसाब से लिखो कि 4 नाम ऐसे डॉट डॉट डाल के 4 नाम लिख दो। अगर ये 3 नंबर का पूछा गया तो कहीं ना कहीं तुम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो, थोड़ी लैंग्वेज में लिखो। डिफाइन तो हम क्या ही करेंगे, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे कि आज़ादी के समय औपनिवेशिक शासन में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ऐसे करके। तो जिस हिसाब से नंबर है उस हिसाब से हमारा आंसर बढ़ता जाएगा। और सिर्फ बढ़ाना नहीं है, आंसर को क्वालिटी वाइज भी अच्छा करना है, क्वांटिटी नहीं देखना, सिर्फ क्वालिटी भी अच्छा करना है, ठीक है। तो हम दोनों पे ध्यान देंगे। 5वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित विऔद्योगीकरण के दोहरे ध्येय क्या है। जब भी दोहरे का शब्द आता है ना, दोहरे, तो दोहरे से हमें एक चीज याद आ जाना चाहिए कि दोहरे क्या था। दोहरा उद्देश्य हमने देखा था अपने उसमें, बहुत ज्यादा जोर दे के मैंने उस चीज को बताया था कि दोहरा उद्देश्य क्या था। दोहरा उद्देश्य था कि कच्चा माल ले जाना हमसे सस्ते रेट में, हमसे सारा कच्चा माल सस्ते रेट में ले जाना, और वहां से, यह है ब्रिटिश, और वहां से उत्पादित वस्तु बना के और हमें ही महंगे में बेचना, ठीक है। हमारे सारे कच्चे माल का जो वो था वो आयात कर लेते थे, वहां पे हमारे यहाँ से निर्यात होता था, और अपना जो बना उस कच्चे माल से जो वस्तु बनी उसको निर्यात कर देते थे हमारे यहाँ पे। तो हमारे बाजार पे ना एक तरह से काबू कर लिया था कि हमारे जो शिल्पकार थे उन लोगों का कुछ तो हमारे यहाँ बिकता नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें क्वालिटी वाइज होती थी, क्योंकि वो मशीन से बनाते थे तो हाथ से बनाई हुई चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता था। तो दोहरा उद्देश्य यही था कि पहले तो हमारे सारे कच्चे माल लेके चले जाना सस्ते रेट में। सस्ते रेट में तो क्या ही बोले, जो ले जाने का एक कर होता है ना, कस्टम वगैरह, लाने का तो देखो कस्टम वगैरह लगता है, ले जाने का भी कर होता है, तो ये बहुत तेज चलते थे। तेज चलना मतलब बहुत बुद्धिमानी से, कि ले जाने का जो आया यहाँ से निर्यात का है ना, यहाँ से निर्यात में कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब हम आयात करेंगे ब्रिटिश से यहाँ पे आयात करेंगे तो वहाँ पे टैक्स लगेगा बहुत। तो टैक्स लगाने का टैक्स लगाने का एक ही, तभी तो महंगा हो जाता था ना। तो हमारे पास ऑप्शन था नहीं, कच्चा माल तो यहाँ पे है नहीं जो बनेगा और हम यूज़ कर लेंगे, मंगवाना तो हमें पड़ेगा ही क्योंकि कच्चा माल था ही नहीं, तो हमें महंगे में खरीदना पड़ता था, ठीक है। और 5वां था ये, छठा क्या हो सकता है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ। क्या आप इस विचार से सहमत हैं। हाँ जी, सहमत है। शिल्पकारों का तो विनाश हो ही गया था क्योंकि वो बेरोजगार हो गए थे, उनका रोजगार छीन गया था। आगे कहता है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। हमने हाँ करा है तो हम हाँ के हिसाब से अपना आंसर देंगे। हाँ, कई बार होता है ना, बच्चे हाँ कर देते हैं और फिर दोनों चीज़ लिखने लग जाते हैं, कि ना की चीज़ें भी लिखने लग जाते हैं और हाँ की चीज़ें भी। ऐसा नहीं करना। उसने स्पेशली बोला अपने उत्तर के पक्ष में हमें आंसर देना अपना। हमने अगर नहीं लिखा है तो क्यों नहीं, और हाँ लिखा है तो क्यों हाँ, ठीक है। सारी हाँ की बातें बतानी, अभी ना नहीं बताना। तो क्योंकि ये सही है तो हम हाँ कह रहे हैं, और क्यों, क्योंकि अब वही वाली बात बताई ना कि कच्चा माल यहाँ पर है नहीं। कच्चा माल नहीं है तो फिर शिल्पकार जो थे उनको भी तो कच्चा माल मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और औद्योगिकरण इतना ज़्यादा हो गया था ना उसमें, आधुनिकीकरण, मतलब आधुनिकीकरण इतना ज़्यादा होने लग गया था, आधुनिकीकरण इतना ज़्यादा होने लग गया था कि आधुनिकीकरण इतना ज़्यादा होने लग गया था कि शिल्पकारों को ना कच्चे माल मिल नहीं पाते थे, और शिल्पकार जो होते हैं ना वो हाथ से बनाते थे, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा टाइम लगता था और चीज़ें महंगी होती थी उनकी। लेकिन ब्रिटिश से जो आता था वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, मशीनों की है, तो एक वो भी कारण था। अब बाज़ार में तो कच्चा माल है नहीं खरीदने को, तो उनके पास कुछ मिल नहीं रहा है, तो बहुत सारी कारण थे, हमने लेक्चर में देखा है। तो इन सारी चीज़ों का उसमें जिक्र हम कर सकते हैं, ठीक है। ये कर जो है, लाने ले जाने का जो कर मैंने अभी बोला कि यहाँ से ले जाने का कर नहीं था, टैक्स नहीं था, लेकिन लाने का कर था। तो जब ले जाने का टैक्स है ही नहीं तो वो लोग वहाँ पे सीधा ले जाते थे। और दबाव भी था थोड़ा सा कि लेके तो जाना ही पड़ेगा, नहीं लेके जाएंगे यहाँ से तो ज़मीन छीन ली जाएगी किसानों से। अभी कौन सा बचा, 7वां, भारत में आधारित संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। ये जो नीतियाँ अंग्रेजों की जो नीति थी, इसमें
हमने पहले भी देखा है कि जितने भी नीति मतलब होता है कि प्लानिंग, कोई चीज़ प्लान करना, ठीक है। तो अंग्रेज के हमारे देश में जो भी प्लानिंग होते थे वो उनके प्रॉफिट के लिए होते थे, किनके? ब्रिटिश के। तो इनके प्रॉफिट के लिए ही होते थे सारे के सारे। तो अब जब सारी चीज़ें इनके प्रॉफिट के लिए ही होगी तो कोई नीतियाँ जो बनेगी वो भी उनके प्रॉफिट के लिए। तो हमें उन नीतियों के बारे में बताना है। आई थिंक वही है, नीतियों में अंग्रेज अपने उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। हाँ, वही नीतियों का थोड़ा सा बताना है कि वो कैसे नीति थे और क्या थे। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम उसका जिक्र कर सकते हैं, वो जो सड़क बना था, सड़क जो देश में बनाया गया था, हमें तो लग रहा था कि वो हमारे लिए बनाया गया है, देश के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो देश के लिए नहीं था। वो वो देश के लिए नहीं था, वो उनके कच्चे माल को और बनी हुई वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले लाने और ले जाने के लिए था। रेल का निर्माण भी उसी के लिए हुआ था। हमें लग रहा था कि हालांकि हमें भी प्रॉफिट हुआ इसका, हमें भी प्रॉफिट हुआ था, हम एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से आने जाने लग गए थे, लेकिन मेन जो उनका मोटिव था, मेन था मोटिव उनके अपने प्रॉफिट का। वो तार था, डाक सेवा जो थी, तार सेवा, ये बहुत सारी उसमें हमने देखी थी, तो हम उसका इसमें कर सकते हैं अपने आंसर में उन चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। 8वां क्या है? ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों की आलोचना विवेचना करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियाँ। औद्योगिक नीतियाँ क्या थी? औद्योगिक नीतियाँ थी, बहुत सारी नीतियाँ थी, जैसा हमने पढ़ा भी था उसमें कि लाने का टैक्स नहीं लगेगा, ले जाने का टैक्स लगेगा। ये क्या है? अब मैं ना एक चीज़ बता दूँ तुम्हें कि हम ना कोई भी क्वेश्चन जब इसमें कर रहे हैं ना, देखो टैक्स की बात मैंने तीन आंसर में कर दी है, क्योंकि तीनों आंसर में फिट बैठ रही है, हम अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है मेनली यहाँ पे भी हम टैक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक नीति, औद्योगिक मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड जो नीतियाँ थी वो उसकी आलोचना करनी है, उनमें कमियाँ क्या थी, कमियों की आलोचना करनी है। तो कमियाँ तो तुम्हें पता ही है क्या थी। एक तो सारा का सारा कच्चा माल हमारे यहाँ से ले जाते थे और वहाँ महंगा देते, सस्ते में ले जाते थे, महंगा देते थे। हमारे बाज़ार पे एक तरह से उनका पूरा काबू था। बाज़ार में क्या सप्लाई करना है, क्या डिमांड रखनी है बाज़ार से, लोगों की क्या मांग है, वो कहीं ना कहीं सारा एक तरह से काबू करते थे। तो इन सारी चीज़ों का हम अपने आंसर में जिक्र कर सकते हैं। एक टैक्स भी हो गया हमारे, एक तो कृषि को इतना आधुनिकीकरण करके औद्योगिकरण में डाल दिया, औद्योगिकरण में डाल दिया, और दूसरी बात औद्योगिकरण में डाल के अपने मन के हिसाब से उनसे खेती करवाते थे, फिर चाहे वो नील की खेती हो या बहुत सारी खेती जो बिजनेस से पर्पज से होता है, तो वो सारी खेती करवाते थे। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या था, लॉस था। जो पारंपरिक खेती है वो अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक किसान के घर के लिए तो लॉस है ना। उसकी रोजमर्रा जिंदगी कैसे चलेगी। आज थोड़ी खांसी भी हो रही है।